नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ का बस्तर लोकसभा में मतदान खत्म हो चुका है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकूट में मतदान थम गया है। लाइन में लगे लोग ही अब वोटिंग कर सकेंगे। केवल बस्तर विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे तक मतदान है, बाकी जगह अब 3 बजे तक मतदान था। जो लोग लाइन में लगे हैं केवल वही लोग अब मतदान कर सकेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको बस्तर लोकसभा से बता दें, वोटिंग से जुड़ा। मतदान वहां पर खत्म हो चुका है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकूट में अब मतदान नहीं होगा। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं केवल वही लोग वोटिंग कर सकेंगे। सिर्फ बस्तर विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे तक मतदान होगा। तो पहले चरण में बस्तर लोकसभा में वोटिंग हो रही थी और अब 3 बजे तक का जो समय गुजर चुका है, वहां वोटिंग थम चुकी है। जो लोग लाइन में लगे हैं केवल वही लोग वोटिंग कर सकेंगे। केवल बस्तर विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे तक मतदान होगा। तो पहले चरण का घमासान 19 अप्रैल, 21 राज्य, 102 सीटें और उनमें से एक बस्तर लोकसभा, जहां पर केवल बस्तर विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर अब वोटिंग नहीं हो सकेगी। जो लोग रुक चुकी है, केवल 4 जगहों पर अब बस्तर की 4 सीटों, माफ कीजिएगा, बस्तर विधानसभा में ही वोटिंग हो सकेगी। 3 बजे तक जिन क्षेत्रों में लाइन में लोग लगे थे मतदान केंद्रों में, वहीं पर ही लोग वोट कर सकेंगे। बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, ये वो जगह है जहां पर मतदान अब थम चुका है। 3 बजे तक ही यहां पर वोटिंग होनी थी। केवल बस्तर विधानसभा वो सीट है जहां पर 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो एक बड़ा अपडेट आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा से बता दें। इकलौती ऐसी सीट छत्तीसगढ़ की जहां पर आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकूट में वोटिंग अब नहीं होगी। जो लोग केवल लाइन में लगे हुए हैं वही लोग वोटिंग करेंगे। तो बस्तर लोकसभा में पहले चरण की वोटिंग, संवेदनशील इलाका, और 3 बजे तक केवल वहां पर वोटिंग होनी थी। अब 3 बज चुके हैं। जो लोग लाइन में लगे हुए थे केवल वही लोग वहां पर वोटिंग करेंगे। बस्तर विधानसभा क्षेत्र जिसमें 5 बजे तक मतदान होंगे। तो संवेदनशील इलाका वरुण जी, इसीलिए केवल बस्तर विधानसभा का क्षेत्र जो था वहां पर 5 बजे तक वोटिंग होगी। 3 बज चुके हैं और अब जो लोग केवल लाइन में लगे हैं वही लोग वहां पर वोटिंग कर सकेंगे। जी, बस्तर वोटिंग के मामले में एक ट्रेंड रहता है। पिछली बार यहाँ लगभग 70% के करीब वोटिंग परसेंट आया था। अभी जब कैलकुलेट होगा ये हम मान सकते हैं कि चूंकि एक बहुत ही टेरेन और बहुत ऐसा एरिया है, पहाड़ों पर्वतों वाला इलाका है, तो यहाँ जो कंपाइल डाटा होता है वो बहुत लेट से आता है। देश की ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी पूर्वोत्तर में होती हैं, ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है तेलंगाना में है और ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी एक यहाँ बस्तर है। सरगुजा भी कुछ इस तरह की है, लेकिन बस्तर सबसे ज़्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका जो आएगा बाद में वो डाटा मोस्ट प्रोबेबली रात में 8-9 बजे तक उसको एग्जैक्ट डाटा देश के सामने होगा कितने परसेंट वोट हुआ है। फिलहाल जो हमारे पास सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं वो यहाँ पर 43% से अधिक वोटिंग 12-1 बजे तक का अपडेट था। 1 बजे तक और जब क्लोजिंग जब होगी तो ये जनरली बढ़कर के करीब 65-70 के लगभग पहुंचना चाहिए। बस्तर में जब भी वोट परसेंट बढ़ेगा इसका मतलब ये माना जाएगा सत्ता पक्ष को, जो भी स्टेट में राजनीति कर रहा होता है, सरकार में होता है, उसको फायदा होता है। नॉर्मली ये भी ट्रेंड जो मैं देख रहा था पिछले कुछ वर्षों के, यानी 1999 से अगर हम देखते हैं तो बस्तर लोकसभा पर कश्यप परिवार का कब्जा रहा है। 2019 में बैज ने पहली बार वहां से इस सदी में कांग्रेस को जीत दिलाई थी। इस बार जो है पार्टी ने प्रत्याशी बदला है और बीजेपी ने भी पूरे दमखम के साथ उतरी है। अगर विधानसभा कैलकुलेशंस को देखते हैं तो विधानसभा के मामले में 8 विधानसभाएं जो आती हैं उनमें जो है बीजेपी भारी है, उसके पास 5 सीटें हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन चूंकि लखमा दक्षिण बस्तर से आते हैं और वोट परसेंट जो है नॉर्मली दक्षिण बस्तर में उतना ऊंचा होता नहीं है। दक्षिण बस्तर लोकसभा के दक्षिण इलाके में जो है कोंटा विधानसभा आती है, दंतेवाड़ा आती है, बीजापुर थोड़ी सी दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं उसको। तो बीजापुर तो सबसे ज्यादा कम वोट परसेंट के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे कम वोट परसेंट वाली विधानसभा भी है वो।
कोंटा में भी जो है टोटल 80-90 हज़ार वोट पड़ते हैं और उनसे फैसला होता है। ऐसी स्थिति में ये जो वोट परसेंट अगर मान लीजिए वहाँ से अप नहीं होता है, और चूंकि उत्तर में बस्तर लोकसभा के उत्तर क्षेत्र के जो विधानसभा हैं वहाँ पर अगर वोट परसेंट अप होता है, मैं बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो भी सत्ता में होता है छत्तीसगढ़ में, सरकार में होता है, उसको मिलता है। विनाश, वोटिंग पैटर्न की आप बात कर रहे थे वरुण जी, ऐसा भी होता है ग्रामीण इलाकों में सुबह ज्यादा वोट डलते हैं और शहरी इलाकों में आफ्टरनून के बाद वोट के लिए लोग आगे बढ़ते हैं मतदान केंद्र की तरफ? इसका एक कारण होता है, शहरी इलाकों में नॉर्मली जो है नौकरी पेशा होते हैं या दुकान वाले लोग होते हैं जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे होते हैं, तो नौकरी पेशा की आज के दिन छुट्टी होती है वोटिंग पोल में, तो नौकरी पेशा छुट्टी होती है, तो उसकी वजह से ट्रेड में भी, बाजार में भी थोड़ी शिथिलता रहती है। देर शाम में वहां पर लोग अपना घूमने का प्लान बनाते हैं, तो वो खाना वाना खा करके दोपहर में 11 बजे के बाद निकलते हैं शहर में, तो ये नॉर्मल होता है स्पेशली बस्तर में। और ग्रामीण की अगर बात करें, बस्तर के मामले में बात करेंगे अविनाश, तो वहां सुबह सुबह लोग इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है। जनजातीय समाज के लोग, ग्रामीण समाज के लोग जल्दी उठते हैं, तो जल्दी से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, तो वो सुबह सुबह सबसे पहला काम ये कर देना चाहते हैं ताकि फिर वो अपने हिसाब से खेतों में जाएंगे, खलिहानों में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, जो भी अपनी आजीविका के सोर्स है उसके लिए जाएंगे, वहां से लौट ना जाने कब तक हो, इसलिए वो पहला काम ये कर देना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बस्तर का जो शुरुआती जो था सुबह आप 10-11 बजे तक के जो हमारे पास रुझान थे वोटिंग ट्रेंड के, जो वोटिंग परसेंट के, वो अप थे, उठे हुए थे, यानी बस्तर सुबह 10-10:30-11 बजे तक 21% क्रॉस कर चुका था। उसके बाद फिर नगरीय क्षेत्रों में वोटिंग बढ़ी है, जो हमें अभी 45% लगभग दिख रही है, और 3 बजे जब हम देखेंगे तो ये और कैलकुलेट होकर समझ में आएगी। बिल्कुल। तो ये ठीक है वरुण जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ बताएं, अभी तक वहां पर वोटिंग परसेंटेज की क्या आंकड़े सामने आए? बिल्कुल, देखिए अविनाश, मैं अभी दंतेवाड़ा शहर में हूं और दंतेवाड़ा समेत पूरे बस्तर लोकसभा के अधिकांश लगभग 85 से 90% मतदान केंद्रों में जो है समय खत्म हो गया है मतदान का, लेकिन जो अंदर आ चुके हैं उन्हें आने दिया जा रहा है, उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं अभी दंतेवाड़ा के एक मतदान केंद्र में हूं और यहाँ पर एक दिव्यांग है, वो आ रहे हैं, उनके साथ जो है उनके परिजन भी है, और दूसरी ओर हमारे जो कैमरामैन दिखाएंगे अजय कि किस तरीके से ये मतदान केंद्र बनाया गया था। अब ये मतदान केंद्र में भी जो है एक भी आपको मतदाता नहीं दिखाई देंगे। अधिकांश मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, लेकिन इससे पहले कि देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ मतदाता आए थे, जो कुछ युवा मतदाता आए थे, वो जरूर जो है सेल्फी यहाँ पर लिए हैं, और कुछ परिजन आए हैं वो जरूर सेल्फी लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो है लगभग पूरे बस्तर लोकसभा की बात करें तो 45% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं, और फाइनल डाटा जो है लगभग शाम को 6 बजे तक होगा, और 3 बजे जैसे मैंने बताया कि 85 से 90% मतदान केंद्रों में खत्म हो गया है मतदान की जो समय सीमा है। अब जो है 4 जून का इंतजार रहेगा बस्तर लोकसभा के लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण कि सवेरे सवेरे जो है सबसे ज्यादा मतदान जो है देखने को मिला। जैसे मैं आज दंतेवाड़ा, सुकमा, गीदम और बैलाडीला जैसे तमाम जगहों पर जैसे हम गए, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पर गए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो है सवेरे 5 बजे से लाइन लगी थी, और जैसे ही जब 7 बजे मतदान के लिए समय शुरू हुआ तब जो है देखने वाली भीड़ थी, और लगभग 9 से 10 बजे के समय में अधिकांश मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। और अब जैसे मैं खड़ा हूं एक मतदान केंद्र में दंतेवाड़ा में, जहां केवल 2 से 3 मतदाता ही यहां पर पहुंचे हुए हैं, और कारण पूरे बस्तर लोकसभा की बात करें तो पूरे बस्तर लोकसभा में आज जो है दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, जगदलपुर, नारायणपुर अधिकांश जगहों पर जो है टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उमस है। इसलिए जो है लोगों ने अपने ज्यादा से ज्यादा जो है सवेरे का जो समय चुना था, और इसीलिए ये समय हो गया। और अब जो फाइनल डाटा है वो शाम को 7-8 बजे तक आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई जगहों पर हमारे साथ जो है वेद प्रकाश संगम जी हैं, जो दंतेवाड़ा में हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये वेद प्रकाश जी हैं। वेद प्रकाश, आप ये बताइए कि किन किन जगहों पर जो हेलीकॉप्टर से मतदान दल को भेजा गया है, वो कब तक आ जाएंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए।
जी देखिए, दंतेवाड़ा में यदि बात करें तो केवल 3 मतदान दल ऐसे थे जिनको कि हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। ये कुआकोंडा इलाके के ही हैं ये तीनों मतदान केंद्र, बुरगुम, पोटाली और नीलावाया। तो इन जगहों की स्थिति ऐसी है कि आज भी सड़क मार्ग से जाना मतलब एक बड़ा रिस्क उठाना है। तो प्रशासन नहीं चाहता कि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की बाधा आए, और यही वजह भी है कि इन दलों को हेलीकॉप्टर से एक दिन पहले ही भेजा गया था और सुरक्षित तरीके से उन्हें एक पोटाली कैंप पे रुकवाया गया, और आज मतदान की प्रक्रिया वहाँ भी पूरी कर ली गई है। तो 3 बजे चूँकि 3 बज चुका है, तो वहाँ से अब कुछ देर बाद वो फिर से एक बार कैंप जाएंगे और वहाँ से जी। सबसे बड़ी बात हितेश अविनाश मैं बता दूं आपको कि आज जो है किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई है, कोई भी हताहत की खबर नहीं आई है। केवल एक बीजापुर से जो है वो एक जो वहाँ के असिस्टेंट कमांडर है वो जरूर घायल हुए हैं, वो भी आईडी ब्लास्ट से, लेकिन ऐसे नक्सली घटना जो है वो कोई सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं, और जो पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्वाचन आयोग द्वारा ये जागरूकता मतदाता कार्यक्रम चलाया गया था कि अपने मतों का प्रयोग कैसे करना है, और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए गए थे ताकि लोग जो है निडर होकर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और खासकर जो मैं बता रहा हूं वो नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहां पर भी जो है मतदान काफी हुए हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सर, बीजापुर छोड़कर बाकी जगहों पर सुरक्षित मतदान हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला नारायणपुर से जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां का अपडेट बताएं, क्या 1 बजे के बाद जो कोई आंकड़ा आया है मतदान वोटिंग परसेंटेज का? देखिए, 2 बजे का अपडेट आपको लगभग बता रहा हूं कि 60% मतदान हो चुका था। फिलहाल हम खड़े हैं, अति संवेदनशील इलाका है और अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी है। कुरुक्षनार में हम खड़े हैं और अब देखेंगे कि मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लगभग 574 वोट है वोटर्स है, लेकिन इसमें 70% वोट पड़ चुके हैं। जितने लोग थे यहाँ पर लगभग 70% लोग वोट डाल के वापस जा चुके हैं, और यही तस्वीर हमें ज्यादातर जगह नारायणपुर में देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन जो नक्सलियों का रेड कॉरिडोर वाला जो इलाका है, वहां पर कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है कि वहां पर परसेंटेज कम है। जैसे कि हम आका मेड़ा हम गए थे, वहां पर दोपहर के 11 बजे तक सिर्फ 10% वोट हुआ था। इसके अलावा तोया मेड़ा के आगे हम गए थे, वहां पर भी प्रतिशत कम था। लेकिन आप देखेंगे जो शहर और शहर से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर लगभग 60 से 70% तक वोट हुआ था। तो नक्सली कॉरिडोर के आसपास जो कुछ इलाके हैं वहां पर कम प्रतिशत हुआ है, लेकिन बाकी जगह ऑन एन एवरेज अगर आप देखें पूरे नारायणपुर की बात करें तो 60% मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह रही कि कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। नक्सलियों ने लगातार पर्चे जो है बांटे, लोगों को अलग अलग चुनाव से बहिष्कार करने के लिए, स्याही ने लगाने के लिए तमाम तरह की धमकियां दी, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे तो लगभग 60% तक का आंकड़ा जो है 2 बजे आया था। तो उम्मीद करते हैं कि 3 बजे जो मतदान खत्म होना था, अभी तक तो लगातार खत्म हो गया है, कई जगह लोग हैं अंदर, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर आएगा, उम्मीद करते हैं जी। ठीक है संदीप। नरेश, तो ये सीधी तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, विदिशा के प्रत्याशी, और ये उनकी पुरानी सीट वरुण सखा जी। जी हाँ, ये विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने, मैं आपको इतिहास में ले जाता हूँ। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये रायसेन जो है जिला मुख्यालय है जहां शिवराज सिंह चौहान नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये जो है विदिशा लोकसभा 2008 से पहले जिस तरह के इसका विस्तार था, तब इसमें सबसे ज्यादा सीटें विदिशा जिले की आती थी। उसके बाद से इसमें रायसेन जिले की सीटें हो गई, 3 सीटें। तो रायसेन जिला मुख्यालय में इसलिए जो है नामांकन किया जा रहा है। दूसरी बात, जो शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट है, जब वो बुधनी के विधायक हुआ करते थे, याद होगा 1989 के जो इलेक्शन थे उसमें 1991 में जब यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 जगह चुनाव लड़ा था देश में, लखनऊ और एक विदिशा। तो ये विदिशा से अटल बिहारी वाजपेयी जीत गए, लखनऊ से भी जीत गए। तो उन्होंने जो मार्जिन था वो लखनऊ में ज्यादा था और वो दिल्ली के करीब भी थी। और वो चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से रहे, चूंकि बलरामपुर में 1952 में चुनाव लड़ चुके थे, तो उनका एक कनेक्ट उत्तर प्रदेश के साथ था। तो उन्होंने वो सीट फिर लखनऊ चुन ली थी और ये छोड़ दी थी। जब ये छोड़ी गई तो संकट आया कि उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होगा चूंकि ये सीट 1980 से लगातार जो है कांग्रेस के पास थी।
यानी 84 में 80 में और 84 में जो अभी लड़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा जी वो सांसद हुआ करते थे, तो बड़े पावरफुल सांसद हुआ करते थे। वो एक कांग्रेसी विचार का ये इलाका था। लेकिन 1991 में जब बीजेपी के पास आई तो इस पर उपचुनाव होना था, तो उपचुनाव हुआ। ठंड की बात है, सर्दियों की बात है, हम लोग तो छोटे थे उस समय, लेकिन याद है वो उपचुनाव के बिल्ले और उपचुनाव की चीजें, दिसंबर का महीना था, सर्दियां थी। और इस चुनाव में जबरदस्त प्रचार भी किया था शिवराज सिंह चौहान ने, और इसी से एक तस्वीर भी भविष्य की मध्य प्रदेश में कौन एक नेता मिल सकता है यहाँ से भी मिल गई थी उस वक्त। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। कौन कौन मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नामांकन दाखिले के वक्त? हरप्रीत, अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अब विदिशा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही नामांकन यहाँ पर दाखिल किया है। हालांकि यहाँ पर भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और इसके साथ ही उनके साथ करण सिंह वर्मा उनके साथ यहाँ पर पहुंचे थे, और उनके साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह भी नामांकन दाखिल करने यहाँ पर पहुंची हैं। साथ में ही कलेक्ट्रेट वो यहाँ पे पहुंचे और नामांकन दाखिल करने के बाद वो अब यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन भारी जनसमूह ने एक बार यहाँ पर फिर से साबित कर दिया कि जन जन के नेता शिवराज सिंह चौहान है, और इस बार भी वो यहाँ पर विदिशा से बहुमत के साथ जरूर ये सीट निकाल सकते हैं। जी ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले चरण का अपडेट आपको बता दें। और इसी बीच तस्वीर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामांकन दाखिल कर रहे हैं रायसेन में। उनकी परंपरागत सीट भी है, इससे पहले वो सांसद रह चुके हैं। 1991 में जब उपचुनाव हुआ था, जैसे कि हमारे सहयोगी वरुण सखा जी बता रहे थे, वो चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प था। और एक बार फिर से जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कैसे मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटें जीती जाएं, उसमें से विदिशा सीट पर उसने अपने सबसे बेहतरीन कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री 18 सालों तक रह चुके शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, और विदिशा सीट के लिए वो इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और बड़ी परंपरागत सीट है उनके सामने। कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके प्रताप भानु शर्मा इस वक्त मैदान में हैं, लेकिन विदिशा सीट पर बीजेपी की दावेदारी शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायसेन से बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन से दावेदारी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये उनकी परंपरागत सीट है। 1991 से वो यहाँ पर 1991 में उपचुनाव लड़ा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ की सीट छोड़ी थी। तब उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, सांसद बने थे। और एक बार फिर से जब 2024 में 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में रखा है, तब विदिशा की सीट से शिवराज सिंह चौहान ही यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो विदिशा की सीट बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ा है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। वो चुनाव भी बेहद दिलचस्प था 1991 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा से भी चुनाव लड़ा था, लखनऊ से भी चुनाव लड़ा था, और लखनऊ में उनकी जीत का मार्जिन ज़्यादा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो करीब रहना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से वो सांसद रह चुके थे 1952 और 57 में। तो 1991 में जब दोनों सीटों पर अटल बिहारी वाजपेयी जीते, तो लखनऊ की सीट उन्होंने चुनी, विदिशा की सीट छोड़ी, और विदिशा के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान एक एक्टिव कार्यकर्ता, प्रचारक के तौर पर इस चुनाव कैंपेन को उन्होंने संभाला था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा की उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान को ही कैंडिडेट बनाया, और उसमें शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की। इसके बाद कई दिग्गजों ने इस सीट पर चुनाव लड़ा। सुषमा स्वराज विदिशा की सीट से सांसद रह चुकी हैं, और अब जब 2024 में, तो नामांकन से पहले पूजा अर्चना भी करते शिवराज सिंह चौहान दिखे।
ये तस्वीरें हर किसी शुभ कार्य से पहले शिवराज सिंह चौहान के साथ सामने आती हैं। आज भी उम्मीदवारी नामांकन दाखिल करने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की है और उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने गए हैं। विदिशा बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है क्योंकि दिग्गज यहां से चुनाव लड़ते रहे और ये सीट बड़े बड़े नेताओं को जन्म देने का मादा भी रखती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, सुषमा स्वराज ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, शिवराज सिंह चौहान इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर से 2024 में शिवराज सिंह चौहान विदिशा की सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन दाखिल किया है। तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, रायसेन में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, बताएं, पूजा अर्चना की, नामांकन दाखिल करने पहुंचे, ये वो सीट है जहां पर बड़े दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर से 1991 के बाद शिवराज सिंह चौहान इसी सीट पर मैदान में है। बताएं क्या अपडेट। जी देखिए, बिल्कुल तकरीबन 2:20 पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो सभा करके यहाँ पर रायसेन कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और निवर्तमान सांसद जो है रमाकांत भार्गव और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, ये लोग अंदर गए थे जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ फॉर्म जमा किया है। क्योंकि ये उसके बाद जो शिवराज सिंह की रैली शुरू हुई है यहाँ से, अभी जो कलेक्ट्रेट से निकलने के बाद जो रैली शुरू हुई है उसमें हजारों लोगों का जनसमूह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। उनके साथ कौन कौन दिग्गज नेता मौजूद हैं, कोई अपडेट? जी देखिए, दिग्गज नेताओं में जो है सेंट्रल स्तर के या केंद्रीय स्तर के नेता वहाँ पर नहीं आए हैं। उनके साथ जिले भर के जो नेता हैं, 3 विधायक जो हैं वहाँ, यहाँ के सुरेंद्र पटवा हैं, प्रभुराम चौधरी हैं, ये लोग साथ में थे। बाकी दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए तो दिग्गज नेता अभी उनके साथ कोई भी नहीं आया था। सिर्फ करण सिंह वर्मा जो राजस्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो उनके साथ जरूर यहाँ पर रहे हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ नामांकन प्रक्रिया के दौरान रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, साधना सिंह उनके साथ बराबर रही हैं, सभा में भी रही हैं और नामांकन में भी रही हैं और रैली में भी साथ में ही साधना सिंह जा रही हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, उनके सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि वो भी 2 बार के सांसद हैं, लेकिन विदिशा की सीट से, जिस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ चुके हैं, सुषमा स्वराज और अब शिवराज सिंह चौहान भी अब ताल ठोक रहे हैं 2024 के रण में। रुक करेंगे कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स का। दंतेवाड़ा में कांग्रेस से बस्तर के प्रत्याशी कांग्रेस के कवासी लखमा ने मतदान के बाद खाना खाया है। IBC 24 के संवाददाता सौरभ सिंह परिहार से लंच के दौरान क्या बातचीत की है कवासी लखमा ने, सुने आप भी। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और बस्तर की सभी मतदान केंद्रों में भारी भीड़ लगी हुई है मतदान के लिए। और इस वक्त मैं जो है कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के घर पर हूं और कवासी लखमा जो है मतदान काफी पहले कर चुके हैं, सुबह लगभग 7:30 बजे किए हैं और अब जो है वो पूरे बस्तर लोकसभा में घूमने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप देखिए वो खाना खा रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी जो है बुधरी जी भी जो है यहाँ पर, और इनसे ही बुधरी जी भी है, उनसे पूछते हैं कि आप अपने लखमा जी को क्या क्या आज खाना खिला रहे हैं? जी बता दें। वही तो चुकची मछली हो दे देख तो, बेंडा और दाल और वो ये क्या है कुछ? पेज पेज भी खिला रहे हैं। आओ। अच्छा, कितना खाना खिला रहे हैं आप अपने पति को? तो प्रचार में जाएंगे। आपकी पत्नी बहुत प्यार करती है आपको, तब तो चुनाव जीतते हैं। हमें ये बताइए लखमा जी, आप अगर जीत जाते हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? यहाँ का विकास, रेलवे, आवाजाही, NMDC, नगर नार,
हमारा पोलावरम 6 महीने के अंदर रावघाट का रेल लाइन जगदलपुर। लेकिन मान लो सरकार आपकी नहीं आई और आप मान लो सांसद बन गए तो आप ले आएंगे? किसी का भी सरकार रहे, लेकिन सरकार तो पक्का आएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पक्का बनेगा। अच्छा, आप अपने साथ जो राहुल गांधी को भी जीत बता रहे हैं और प्रधानमंत्री बता रहे हैं। लास्ट सवाल था, आप लोगों का 40,000 से पिछले बार जो जीत हुई थी दीपक बैच की, इस बार क्या लगता है कि कुछ उलट है? इस साल उससे डबल से ज़्यादा। तो अब कुल मिलाकर यही है कि आज तो मतदान हो रहे हैं और उत्साह भी जो है बस्तर लोकसभा के मतदाताओं को दिखने को मिल रहा है। अब 4 जून को पता चलेगा कि बस्तर में किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 सुकमा। तो पहले चरण के घमासान में इस बार बस्तर इकलौती सीट छत्तीसगढ़ की जहां पर वोटिंग होनी है 3 बजे तक। अगर बस्तर लोकसभा की बात करें तो बस्तर विधानसभा छोड़कर बाकी सभी सीटों पर मतदान थम चुके हैं। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं केवल वही लोग अब वोट कर सकते हैं। बस्तर विधानसभा में 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, वोटिंग का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। परसेंटेज कितना हुआ है, कितने लोग लाइन में लगे हैं, लगातार हर अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। तो हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा और वेद प्रकाश संगम हर जगह से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं बस्तर विधानसभा में। सबसे पहले रुक करूंगा नरेश जी आपका। नरेश जी बातचीत कर रहे हैं, लोगों से सुने आप भी। विनती करती हूँ आप अपना कीमती वोट आके अवश्य डालें। नरेश जी वोटिंग अपडेट क्या है, कितने अगर 2 बजे तक के या 3 बजे तक के आंकड़े आपके पास आए हों तो अपडेट बताएं दर्शकों को, कितने % वोटिंग वहां तक हुई है अब तक? जी देखिए, ऑफिशियल जो आंकड़े आए हैं वो 2 बजे तक आए हैं और तकरीबन 58% के आसपास का ये वोट अभी तक पता चल रहा है। हालांकि अब अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। पिछली बार 66% वोट था पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ इजाफा हो सकता है। अब 3 बजे तक जो बस्तर की 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर मतदान खत्म हो गया है और जगदलपुर के भी कुछ मतदान केंद्र जो संवेदनशील थे उनको शिफ्ट किया गया था। यहाँ पर भी 3 बजे का समय तय किया गया था। केवल जगदलपुर और बस्तर इन 2 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ जगदलपुर में, वहाँ पर ये सारी महिलाएं खड़ी हैं और ये काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी क्योंकि दोपहर का वक्त है और इस बीच ये लोग मतदान करने आए। सुबह ये लोग नहीं आ पाए थे, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, सवेरे से हम लोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सरकार है। इनके लिए आज जो चल रहा है महिलाएं सभी खुश हैं। बेहतर है जी। क्या सोच के वोट कर रहे हैं बताइए? जी बोलिए ना। नहीं बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत अच्छा माहौल बन गया है वोटिंग के लिए। सुबह से बहुत बड़ी लंबा लाइन था लेकिन फिर भी लोग अपना टाइम निकाल के वोटिंग करने आ रहे हैं। वोट करने आ रहे हैं जी। दोपहर में बूथ खाली हो। इस लोकतंत्र के महापर्व पे, इस लोकतंत्र के महापर्व पे ठीक है नरेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं वेद प्रकाश, वहां पर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े 3 बजे तक के आ गए हैं क्या, या 2 बजे के जो आए हैं वो भी बता दें? जी देखिए, 2 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक लगभग 50% मतदान यहाँ पर लोगों ने किया है। 1,90,000 करीब मतदाताओं की संख्या है, तो एक बड़ा फिगर भी इसे कहा जा सकता है। क्योंकि सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित था और सुबह 7 बजे के पहले से ही लोगों ने मतदान केंद्रों में पहुँचना शुरू किया था और 10 बजे तक ये खचाखच भीड़ रही। उसके बाद हालांकि थोड़ी सी मतदान की प्रक्रिया वो गति में थोड़ी सी धीमापन जरूर देखने को मिला। अब चूंकि 3 बज चुके हैं और सारी जो वोटिंग की प्रक्रिया वो खत्म हो चुकी है, पोलिंग टीम अब वापस जाएंगे, लेकिन जो फाइनल आंकड़े हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जो दूरस्थ मतदान केंद्र जहां पर संचार की सुविधाएं नहीं है, उन जगहों से जो प्रशासनिक टीम है, निर्वाचन की टीम है, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, लगभग घंटे 2 घंटे भर के लिए, तब जाकर ये फाइनल आंकड़े आ सकते हैं। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो लगभग 60 से 65% मतदान हुआ था। तो ऐसे में अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस बार भी 60% से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। जी ठीक है वेद प्रकाश। संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ सहयोगी हमारे नारायणपुर से जुड़े हुए हैं। संदीप, पिछली बार जब से आपसे बातचीत हुई थी 60% वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आपने दिया था। नक्सल प्रभावित इलाकों में थोड़ा कम है, शहरी इलाकों में ज्यादा है। अभी कोई अपडेट आपके पास?
देखिए अभी जिला प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि 65 से 70% तक आंकड़ा पहुंचेगा, क्योंकि इशू वही है कि बहुत सारे जो अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर नेटवर्क का बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमारी टीम खुद नेटवर्क की समस्या से जूझ रही है। तो 65 से 70% अभी उम्मीद कर रहे हैं। जब मतदान दल लौटेंगे तब आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन वो भी 4 से 5% तक ही वेरी करेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 70 के आसपास ही आंकड़ा पहुंचेगा। अच्छी बात यह रही कि कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई। हमने दिखाया कि रोड सर्चिंग पार्टी हो, चाहे पर मौके पे मोर्चा संभाले जवान हो, तमाम लोग मुस्तैद थे। 12 तारीख के बाद से आपको बता दें, जो मतदान केंद्र है उससे 15-16 किलोमीटर तक जो जवान की पूरी टुकड़ी थी सर्चिंग करती रहती थी। तब से आज तक सुरक्षा की जद में थे सभी मतदान केंद्र। तो बहुत ही अच्छा इसका जो है रिजल्ट देखने को मिला। सबसे अच्छी बात है कि दंडवन जहां पर भाजपा नेता की हत्या हुई थी, इसके अलावा अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है अपने वहां भी आपको तस्वीरें दिखाई, वहां भी लोग अल्टीमेटली नक्सलियों की धमकी के बाद भी, चेतावनी के बाद भी पहुंच रहे थे। तो कुछ भी हो, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट किया है। अब इंतजार करना होगा। जिला प्रशासन जल्द ही इस पे जिला जो निर्वाचन है वो आंकड़े जारी करेगा। जी ठीक है संदीप। नरेश मिश्रा जी हम इस वक्त हमारे सहयोगी जगदलपुर से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आप लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे थे, अभी भी लाइन में लोग लगे हुए हैं? नहीं, देखिए कतार तो अब खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, अब वो वोट करने आ रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 किन मुद्दों को लेकर महिलाएं वोट कर रही हैं इस बार? जी वही कमल फूल का। जी आप कुछ कहेंगे? जी जी, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इसको प्राथमिकता मिलना चाहिए। हम वही सोच के उसी मुद्दे पे देख रहे हैं। जी, और महिलाओं को हमेशा समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन दोपहर के वक्त आए हैं, सुबह की बजाय? जी जी, ये नानी जी लोग को लेकर के आई हूँ मैं, तो इनके साथ थोड़ा टाइम लगे। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि जो दोपहर में भी महिलाएं आ रही हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों से हमने बातचीत की और दोपहर में भी लोग ये देखकर आ रहे हैं कि काफ़ी धूप ज़्यादा है, तो तादाद का में कतारें कम होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन अब क्योंकि 5 बजे तक का वक्त है जगदलपुर और बस्तर विधानसभा में, तो यहाँ देर शाम तक वोट का सिलसिला जारी रहेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, कोंडागांव और नारायणपुर, साथ ही जगदलपुर की कुछ विधानसभा जो बूथ हैं विधानसभा के अंतर्गत, उनमें भी 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। यहाँ वोटिंग पूरी हो गई है और जैसा कि संदीप बता रहे थे कि करीब करीब ये 58 से 60% के आसपास अभी अनंतिम फिगर आया है और 5 बजे के बाद अंतिम रूप से जो आंकड़े आएंगे उससे साफ होगा कि कितना प्रतिशत मतदान होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जो अंदरूनी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो एक स्ट्रैटेजी बदली है निर्वाचन आयोग ने कि 3 स्तरीय सुरक्षा ऐसी पोलिंग लोकेशंस पे दी जाएं जहां पर वोटर सुरक्षित महसूस कर सके। इससे पहले ये होता था कि केवल मतदान दल को सुरक्षित रखने के लिए रणनीति होती थी ताकि ईवीएम की लूट ना हो जाए, लेकिन अब ये जो गांव के आसपास एक बड़ा कॉर्डन तैयार किया जाता है तो उससे वोटर्स भी बहिष्कार के ऐलान के बावजूद वोट करने बेहतर तरीके से आ रहे हैं। जो लेयर तैयार की जा रही है, पहले ये कोशिश थी कि कैसे मतदान दल सुरक्षित रहे, ईवीएम सुरक्षित रहे, लेकिन कोशिश अब प्रशासन की ये भी है कि वोटर भी सुरक्षित महसूस करे। नरेश मिश्रा जी, वेद प्रकाश संगम, संदीप शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपका पल पल से हम लेते रहेंगे। तो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत का अपडेट आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 53.40% मतदान हुआ है। बालाघाट में 63.69%, छिंदवाड़ा में 3 बजे तक 62.57%, जबलपुर में 3 बजे तक 48% के आसपास और मंडला में 3 बजे तक 58.28%, शहडोल में 3 बजे तक 48.64% और सीधी में 3 बजे तक 40.60% मतदान हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ में जो इकलौती सीट है बस्तर लोकसभा में 3 बजे तक 58.14% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज का अपडेट आप तक पहुंचा दें। बस्तर में 3 बजे तक करीब 58% वोटिंग हुई है। बिहार में दोपहर 3 बजे तक 39.73% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार का वोटिंग परसेंटेज का अपडेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक करीब 58% वोटिंग हुई है और बिहार में दोपहर 3 बजे तक 39.73% मतदान हुए हैं। अपेक्षाकृत कम मतदान बिहार में हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 3 बजे तक ओवरऑल 53.40% मतदान हुआ है।